हेलो स्टूडेंट, तपोभूमि एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा था वह चल रहा था समुद्री नितल के उच्चावच हम देख रहे थे। इसमें हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। यह है हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे अंतः सागरीय कंदराएँ या सबमरीन कैनियन। यह भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो सिद्धांत आगे आने वाले हैं 4 से 5 सिद्धांत, उन सिद्धांत पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए इसके लिए हमने एक अलग ही क्लास बनाई है ताकि इस टॉपिक को कंप्लीट तरीके से आपको समझाया जा सके और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वह आपके सही हो सकें। इस बार क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन पिछले कई सालों में देखें तो सबमरीन कैनियन से संबंधित जो सिद्धांत हैं इन पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। 3 से 4 बार इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ने पहले जो पढ़ा उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर मग्न तट, मग्न ढाल, गहन सागरीय मैदान ये सब क्या होते हैं, महासागरीय उत्थान क्या होता है, थोड़ा बस डायग्राम के जरिए शॉर्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि एक शॉर्ट में रिवीजन हो जाए और फिर इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने तपोभूमि एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इसका PDF फॉर्म में नोट्स चाहते हैं तो तपोभूमि एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे नोट्स और करंट अफेयर्स के जो फैक्ट होते हैं वह रोज़ ही अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, आपको जितने भी नोट्स हैं वहीं मिलेंगे क्लास के बाद, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ही रखिएगा, क्योंकि जितनी भी क्लास होंगी उसका नोटिफिकेशन जो होगा वहीं पर आपको बताया जाएगा कि क्लास कब होंगी और नोट्स कब मिलेंगे, वह भी आपको वहीं पर सारी जानकारी दी जाएगी। इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में हम UGC नेट भूगोल विषय का संपूर्ण सिलेबस आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, वो भी करंट अफेयर्स से लिंक करके और एक ऐसे कंटेंट के साथ जिससे कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। चलिए समझ लेते हैं इस डायग्राम को। पहला है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ या मग्न तट। यह महाद्वीपीय सीमांत का विस्तार होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बस रिवीजन करवा रहा हूँ। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं तो उसमें मैंने संपूर्ण मग्न तट को बहुत अच्छे से आपको समझाया है। एक लेक्चर पूरा मग्न तट पर ही हुआ है, पूरा अच्छे से एक एक फैक्ट कंप्लीट करवाया है। ठीक है, इसलिए शॉर्ट में बस परिभाषा और कुछ फैक्ट बता के आगे देखेंगे। मग्न तट क्या होता है? यह महाद्वीपीय सीमांत का विस्तार होता है। देख लीजिए, महाद्वीपीय सीमांत का विस्तार होता है। महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है? महाद्वीप का वह भाग जो समुद्र में डूबा हुआ होता है। यह देख सकते हैं आप, यह भाग समुद्र में डूबा हुआ है। 200 मीटर की सीमा रेखा द्वारा मग्न तट की सीमा रेखा निर्धारित की जाती है, जो कि 40 जोन की भी सीमा रेखा होती है। अब नेक्स्ट है जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप मग्न ढाल क्या होते हैं? मग्न तट की उत्पत्ति से संबंधित भी मैंने आपको जितने सिद्धांत थे वह भी बता दिए थे। अब मग्न ढाल से संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए। यह महासागरीय नितल का कितने % है, इस वाले भाग की बात कर रहे हैं हम जिसमें ढाल की बात हो रही है। ठीक है, मग्न तट से ज़्यादा मग्न ढाल विस्तृत है, आप देख सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में। महासागरीय नितल का 8.5% है, लगभग 8.5%, और इतने ही लगभग आसपास, ठीक है, 8% मान सकते हैं जो कि हमारे मग्न तट देखने को मिलते हैं। इसका जो ढाल का स्वरूप होता है वह 1 डिग्री से भी कम होता है मग्न तट का, और मग्न ढाल का जो हमें ढाल का स्वरूप देखने को मिलता है वह 3 डिग्री से 5 डिग्री देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ढाल है। ठीक है, और कहीं कहीं इसका जो ढाल हमें देखने को मिलता है वह 25 डिग्री से अधिक देखने को मिलता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे सेंट हेलेना। आपको बस इतना याद रखना, यहाँ जिसकी गहराई 200 मीटर होती है मग्न तट की, वहीं मग्न ढाल की जो गहराई हमें देखने को मिलती है वह 2000 फैदम देखने को मिलती है। यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण होता है। ठीक है, मैं आपको अंतर टाइप में समझा रहा हूँ तो आपको समझने की कोशिश करना है। दोनों के अंतर लिखते हुए चलिएगा, ऐसे ही अंतर आपको बुक में नहीं मिलने वाले हैं। मग्न ढाल पर क्या होता है? महाद्वीपीय अवसाद की मात्रा सर्वाधिक। ठीक है, कहाँ? मग्न तट पर सर्वाधिक अवसाद की मात्रा मिलती है, और जो मग्न ढाल पर होता है वहाँ अवसाद नहीं मिलते हैं, क्योंकि तीव्र ढाल के कारण अवसाद यहाँ पर गतिशील होते हैं, क्योंकि अपरदनात्मक क्रियाएं होती हैं। ढाल तीव्र होता है, निरंतर ढाल में वृद्धि होती जाती, जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते जाते हैं तो इसमें निरंतर वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार जो मग्न ढाल का निर्माण होता है वह तरंगों द्वारा भी माना जाता है। ठीक है, तरंगों के अपरदन द्वारा भी इसका निर्माण माना जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वह है
महासागरीय उत्थान या महाद्वीपीय उत्थान। क्यों इसको महासागरीय व महाद्वीपीय उत्थान बोला जाता है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि यह एक संक्रमण क्षेत्र होता है। महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों के अवसाद यहाँ पर प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको एक संक्रमण क्षेत्र माना जाता है। इसलिए कभी कभी इसको महासागरीय उत्थान या महाद्वीपीय उत्थान भी बोल दिया जाता है। हम इस वाले स्थान की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, डायग्राम अगर दिमाग में रहेगा तो हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में भी आता रहेगा। यहाँ पर निक्षेपण की क्रियाएं होती हैं, अतः यह एक संक्रमण क्षेत्र है तथा महासागरीय नितल का लगभग 1.5% क्षेत्रफल अधिग्रहित करता है। मेन जो टोपोग्राफी थी, जो रिलीफ थे, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे वह बता दिया है। बाकी जो इसके बाद जो मिड ओशियन रिज है, रिफ्ट वैली है, ट्रेंच वगैरह है, ये आगे जब हम भूआकृति विज्ञान वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी ये सब विस्तार से आने वाले हैं, तो इनको वहाँ भी देखेंगे। अभी जब हम हर एक महासागर को पढ़ेंगे वहाँ भी ये टॉपिक बार बार रिपीट होंगे। गहन सागरीय मैदान एबिसल प्लेन लगभग 80% भाग पर फैला है, ठीक है। सबसे अधिक पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उच्चावच या टोपोग्राफी है जो कि महाद्वीपीय नितल के सर्वाधिक भाग पर विस्तारित है, तो वह कौन सा है? एबिसल प्लेन या गहन सागरीय मैदान। इसका जो ढाल का स्वरूप होता है 1:1000 होता है, ठीक है। 1:1000 होता है। बिल्कुल समतल मैदान होते हैं। समतल मैदान की बात की जा रही, देख लीजिए, इस मैदान की बात की जा रही है जो कि बिल्कुल समतल है तथा इसके 80% भागों में क्या पाए जाते हैं? एबिसल हिल की संरचना मिलती है, जिसकी औसत जो ऊंचाई होती है वह 200 मीटर तक होती है। एबिसल हिल अर्थात यह स्थलाकृति विविधताओं से युक्त प्रदेश है, ना कि एक रूप प्रदेश। कहीं कहीं इसमें कटक भी देखने को मिलते हैं, कटक भी देखे होंगे। इस प्रकार के कटकों की बात हो रही जो कि कहीं कहीं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यह क्षेत्र जो होता है निक्षेपों से ढका होता है, खासकर लाल मृत्तिका निक्षेप में आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। अभी बस सुनते चलिए, जो जो शब्द आ रहे हैं बस उनका अर्थ बताते हुए चल रहा हूँ थोड़ा, लेकिन जैसे ही वो टॉपिक आएगा उसको पूरा विस्तार से कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हमने जो मेन जो रिलीफ थे वह देख लिए इस डायग्राम के माध्यम से, शॉर्ट में रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, अंतः सागरीय कंदराएं। अंतः सागरीय कंदराएं या सबमरीन कैनियंस महाद्वीपीय मग्न तट तथा मग्न ढाल पर संकरी गहरी तथा खड़ी दीवार से युक्त घाटियों को महासागर के अंदर होने के कारण अंतः सागरीय कंदराएं या कैनियन कहा जाता है। ये कंदराएं स्थल पर निर्मित नदियों के कैनियन के समान होता है। जब नदियां किसी मार्ग या जो नदियों का क्षेत्र होता है उसे बेसिन बोला जाता है, उस मार्ग से होकर गुजरती हैं तो वह अवसादों से, ठीक है, युक्त होती हैं। तो उन्हीं अवसादों के कारण क्या होता है? चट्टानों में निरंतर अपर्दन होता है। अपर्दन और अपक्षय के कारण यहाँ पर निरंतर चट्टान टूटती रहती हैं, तो जिसके कारण एक गहरी संकरी घाटी का निर्माण हो जाता है। क्या? गहरी संकरी घाटी का निर्माण हो जाता है। आपने देखा होगा इस प्रकार की जो घाटी हैं उनका निर्माण हो जाता है जो कि बहुत गहरी होती हैं। इन्हें समुद्र के अंदर होने के कारण क्या कहा जाता है? इन्हें अंतः सागरीय कंदराएं कहा जाता है। आगे हम इसकी उत्पत्ति को देखेंगे, इनसे संबंधित जितने सिद्धांत दिए गए हैं। जब मैं इसी चीज़ को आपको डायग्राम के माध्यम से आगे समझाऊंगा तो आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि आखिर क्या होती हैं अंतः सागरीय कंदराएं, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि किस प्रकार नदियां अपर्दन कर रही हैं और किस प्रकार यहाँ पर यह अंदर, ठीक है, महासागर के अंदर किस प्रकार यह कैनियन का निर्माण कर रही हैं। कैनियन फेंस क्या होता है, हर एक चीज़ बिल्कुल विस्तार से समझने वाले हैं आगे डायग्राम में। चलिए देख लेते हैं अब इससे संबंधित और कुछ अन्य फैक्ट। निर्माण प्रक्रम के आधार पर कैनियन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला हिमानी द्वारा निर्मित कैनियन, दूसरा हिमानी के अलावा अन्य प्रक्रमों द्वारा निर्मित कैनियन। स्थलीय तथा अंतः सागरीय कैनियन की अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य परिच्छेदकों में कम ही अंतर होता है, ठीक है। दोनों में कम ही अंतर देखने को मिलता है, जो स्थल पर और अंतः सागरीय मैदानों में जो कैनियन मिलती है, ठीक है। दोनों को एक ही वर्ड दिया गया है, लेकिन जो अंतर है बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही लगभग आकार में समान होती हैं, ठीक है। इनका जो अंतर ज़्यादा देखने को मिलता है वह गहराई के अनुसार मिलता है, ठीक है। जो गहराई होती है और जो अपर्दन होता है उन सब का जो अंतर होता है वही देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई और अंतर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। बाकी परिच्छेदिका क्या होती हैं, आगे जो यूनिट आने वाली है भौगोलिक तकनीकियाँ, उसमें परिच्छेदिका वाला टॉपिक दिया गया है, ठीक है।
उसमें उतना विस्तार से नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसको पूरा विस्तार से ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन इस बार पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैनियन के पार्श्व खड़े ढाल वाले होते हैं। ठीक है, कैनियन के जो पार्श्व होते हैं, जो आसपास की जो आपने देखी होंगी दीवार जैसी जो संरचना होती है, वह कैसी होती है? वह खड़े ढाल वाली होती है। कंदराओं का औसत ढाल 17 डिग्री होता है। याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जो कंदराएं नदियों के मुहाने के सामने स्थित होती हैं वे लंबी होती हैं परंतु ढालमंद होता है। क्या बोल रहा है ये? जो कंदराएं नदियों के मुहाने, ठीक है, जहाँ नदियाँ अपना जल विसर्जित करती हैं उसको क्या बोला जाता है? मुहाना बोला जाता है। उनके सामने क्या होती हैं? जो कंदराएं स्थित होती हैं उनका ढाल मंद होता है। क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है कि नदियां जो स्थलीय भाग से अवसाद लाती हैं उनका यहाँ निरंतर निक्षेपण करती रहती हैं, जिससे यह इनकी गहराई कम होती जा रही है और यह ढकती जा रही है। ठीक है, नदियाँ निरंतर क्या कर रही हैं? यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण कर रही हैं जो कि वह स्थल भाग से लाती हैं। द्वीपों के पास स्थित कंदराएं गहरी होती हैं तथा ढाल अधिकतम होता है 13.8 डिग्री। ठीक है, 13 डिग्री याद रखना है अपन को, बस ज़्यादा फैक्ट याद नहीं रखना है। अंतःसागरीय कैनियन की गहराई 610 से 915 मीटर तक होती है। सामान्यतः समुद्री कंदराएं वी आकार की होती हैं, लेकिन कहीं कहीं हमको यू आकार की भी देखने को मिलती हैं। जब अत्यधिक अपरदन होता है तो फिर निश्चित है, अगर ये वी आकार की कोई घाटी है या कंदरा है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा अपर्दन हो तो यह यू आकार में परिवर्तित हो जाती है। यू आकार की घाटियाँ क्या होती हैं? वी आकार की घाटियाँ क्या होती हैं? और अन्य प्रकार की जितनी भी घाटियाँ हैं, आगे भूआकृतिक विज्ञान वाली जो यूनिट आने वाली है उसमें इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जहाँ जो टॉपिक आने वाला है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यह टॉपिक इस यूनिट में आएगा, तो वहाँ पर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। कंदराओं की संख्या नदियों के मुहाने के सामने सीधे सागर तटों के सामने अधिक पाई जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है कि नदियों द्वारा वहाँ पर निरंतर अपरदन किया जा रहा है, जिसके कारण सबसे अधिक जो कंदराएं हैं वहाँ पर निर्मित हो गई हैं। लेकिन और कुछ अन्य सिद्धांत भी इससे संबंधित दिए गए हैं जो कि बताते हैं कि किस प्रकार कंदराओं का निर्माण हुआ, तो हम देखेंगे उन सभी सिद्धांत को। ठीक है, उन सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हैं, वह पूरी तरह से सिद्ध नहीं करती हैं कि कैनियन का निर्माण कैसे हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्य सिद्धांत इस समय है, ठीक है, जो कि एक तरीके से किसी भी भूआकृतिक घटना का सत्यता से परीक्षण करता है, वह है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। उसी पर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे अधिक कैनियन प्रशांत महासागर में स्थित हैं। नोट कर लीजिए पॉइंट को, डायरेक्ट पूछा जाएगा। सागर में सबसे लंबी समुद्री कैनियन बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। बेरिंग सागर क्या है? किन दो प्लेस को जोड़ता है? कौन सी संधि है? हर एक जो टॉपिक है आगे आने वाला है, अभी 3 से 4 लेक्चर बाद बेरिंग सागर आने वाला है। ठीक है, कहाँ का सागर है? आर्कटिक। आर्कटिक का यह सागर है। बेरिंग जल संधि उसको भी पढ़ेंगे, बताऊंगा कि बेरिंग जल संधि किन दो प्लेस को, किन दो सी को जोड़ती है, आगे यह आएगा। अधिकांश अंतः सागरीय कंदराओं का निर्माण कैनेज़ोइक कल्प में हुआ। नोट कर लीजिए, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस कल्प में हिमालय का निर्माण हुआ, किस कल्प में अरावली वना, किस कल्प में कंदराओं का निर्माण हुआ, यह पूछे गए हैं फैक्ट, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको नोट कर लीजिए। कंदराओं का निर्माण कहाँ हुआ? कैनेज़ोइक कल्प में। कैनेज़ोइक कल्प क्या होता है? आगे भूआकृति विज्ञान में जब हम एरा पढ़ेंगे वहाँ पर ये टॉपिक आने वाला है, वहाँ पर पढ़ाऊँगा इसको। तथा कुछ कंदराओं का निर्माण क्वाटरनरी युग में हुआ है। अब अंतः सागरीय कंदराओं की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत देख लेते हैं। सिद्धांत पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। बाकी सभी जो टॉपिक आए थे, मग्न तट, मग्न ढाल, गहन सागरीय मैदान, उन पर ज़्यादा सिद्धांत पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए उनमें कोई सिद्धांत नहीं देखे। मग्न तट पर 3 सिद्धांत देख लिए थे, विवर्तनिक सिद्धांत, तरंग निर्मित सिद्धांत और हिम युग या प्लेस्टोसीन थ्योरी, बस उन्हीं पर प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर अंतः सागरीय कंदराओं की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखना जरूरी है, क्योंकि इन पर प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। पहला है हमारा पटल विरूपणी सिद्धांत, देख लेते हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। कुछ विद्वानों ने कैनियन का निर्माण भूसंचलन के कारण बताया है। भूसंचलन के कारण महाद्वीपीय मग्नतट एवं मग्नढाल पर भ्रंशन के कारण ग्रेवन का निर्माण होता है। ग्रेवन कौन सी आकृति होती है, कैसी स्थलाकृति होती है, आगे आएगा यह टॉपिक, भूआकृति विज्ञान। ठीक है, हर एक यूनिट अपने आप में एक दूसरे से लिंक है। जहाँ जो टॉपिक आएंगे उसको बताता हुआ चलूंगा। यहाँ पर जो है ग्रेवन का निर्माण किस प्रकार होता है इसमें बताया जा रहा है।
इसमें कुछ विद्वानों के मत थे कि कैनियन का निर्माण जो होता है वह भूसंचलन के कारण होता है। भूसंचलन क्या होता है? जब प्लेटों का संचरण होता है, पृथ्वी के जो भीतर लावा का प्रवाह होता है उसके कारण प्लेटों का संचलन होता है, जिसके कारण पृथ्वी के जो धरातलीय सतह पर है या महासागरीय सतह पर भ्रंशन जैसी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, जिस कारण कंदराय का निर्माण होता है। इस सिद्धांत से संबंधित कुछ आलोचनाएं भी हैं। प्रत्येक सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वह है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। आगे उसको विस्तार से समझेंगे। इसी तरह समवलन के कारण अभिनतीय बेसिन तथा तीव्र वलन के कारण अभिनतीय खाइयों का निर्माण होता है। समवलन क्या होता है? ठीक है, जब चट्टानें मुड़ जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, तो उसे समवलन कहा जाता है। वलन वाला टॉपिक भूआकृति विज्ञान में आगे है, उसको वहाँ पर पढ़ेंगे। सिंक्लाइन क्या होता है वह भी टॉपिक पूरी तरीके से विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए जो चीज़ आगे रिपीट होने वाली है वह मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर अगर पढ़ा दूंगा तो फिर उस यूनिट में उस चीज़ को विस्तार से नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह अब विस्तार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर एक जो टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। आपने देखा होगा इस बार का पैटर्न बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए जो जिस भी टॉपिक को पढ़ना है उसको डीप में ही पढ़ेंगे। अभी यह छूट रहा है तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कि संवलन क्या होता है बताया नहीं, मैंने शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, कि चट्टानों का जो मुड़ना होता है। ठीक है, अभी आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर मैं आपको अभी वह परिभाषा बता दूंगा तो आपको लगेगा कि ऐसी क्या परिभाषा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अचानक से कोई डायग्राम नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा अभी जो टॉपिक अलग चल रहा है, पर वलन वाला जब टॉपिक आएगा तो उसमें हर एक चीज़ मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा। पिक्चर जब आपके सामने होगी तो आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी सिंपल सी जो भी वर्ड आते हैं मैं उसकी बस आपको परिभाषा बता देता हूँ। ठीक है, इसी तरह संवलन के कारण अभिनतीय बेसिन तथा तीव्र वलन के कारण अभिनती खाइयों का निर्माण होता है। इस सिद्धांत के विरोध में विद्वानों का कहना है। ठीक है, हर सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि वह सिद्धांत सही है गलत है। ठीक है, आलोचना उसी आधार पर की जाती है कि सिद्धांत जो विद्वान ने दिया है उसने सही कहा है या नहीं। ठीक है, आलोचना पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यह यूपीएससी का ऑप्शनल नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी वाला इसे देखे तो उसके लिए बहुत ही इसकी मदद मिलेगी। ठीक है, इस कंटेंट में उसके लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि इस कंटेंट को पूरा ही सभी परीक्षाओं के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा यूपीएससी ऑप्शनल में हेल्प नहीं मिल सकती है, क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा और हाई लेवल का पूछा जाता है। केवल आलोचना इन्हीं चंद लाइनों में नहीं कंप्लीट हो सकती है। अगर कोई यूपीएससी वाला स्टूडेंट इसको देखे, अगर वह कमेंट करता है कि यूपीएससी के लिए भी ऐसी क्लास लेके आइए ऑप्शनल के लिए, और इसका नोट्स भी लेके आइए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके लिए पूरा नोट्स रेडी किया जाए, पूरी क्लास रेडी की जाए, और फिर यूपीएससी का ऑप्शनल है उसको पढ़ाना स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सिद्धांत की आलोचना देख लेते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि भ्रंशन की क्रिया कुछ मग्न तट तथा मग्न ढालों तक ही सीमित हो सकती है। इनके द्वारा सभी कैनियन के निर्माण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। भ्रंशन क्या होता है आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, भ्रंशन की क्रिया प्रायः तट के समांतर होती है, जबकि कैनियन तट से लंबवत रूप में पाए जाते हैं। भ्रंशन की क्रिया क्या होती है? तट जो होते हैं उनके यहाँ समांतर होती है, और जबकि कैनियन क्या है यहाँ पर लंबवत रूप से भी पाए गए हैं। कैनियन का वृक्षाकार रूप भ्रंशन के कारण संभव नहीं है। इस प्रकार का जो वृक्षाकार रूप आपने पढ़ा होगा, नदियाँ जो बेसिन में प्रवाहित होती हैं वह किस किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, उसको जब नदी अपवाह वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर इसको विस्तार से देखेंगे। ठीक है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरा सिलेबस एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब आप उसको जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पूरी भू आकृतिक विज्ञान हो, जलवायु विज्ञान हो, समुद्र विज्ञान हो, पर्यावरण भूगोल हो, मतलब कुछ भी हो, भारत का भूगोल भी, यहाँ तक किसी भी यूनिट को हम देखें सब यूनिट एक दूसरे से लिंक की हुई हैं, सब यूनिट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसलिए बस मैं आपसे इतना बोलता हूँ, जहाँ जो शब्द आ जाता है मैं बोल देता हूँ कि आगे वाली यूनिट में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर विस्तार से दिया हुआ है, वहाँ पर डायग्राम के साथ बताऊँगा, यहाँ पर नहीं बताऊँगा, वरना जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसकी लिंक टूट जाएगी और जो हमारा समय है सिलेबस कंप्लीट करने में वह भी हमको अधिक लगेगा। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है भूपृष्ठीय अपर्दन सिद्धांत। देख लेते हैं। डाना ने 1863 में कैनियन के निर्माण में भूपृष्ठीय अपर्दन को महत्व प्रदान किया। शेपर्ड ने बताया कि स्थल में निर्गमन या इमरजेंस, क्या होता है निर्गमन या इमरजेंस? स्थल का ऊपर उठ जाना, उमज्जन होता है।
निर्गमन होने से उस पर नदियों ने निम्नवर्ती अपरदन द्वारा घाटियों का निर्माण किया है। जैसे ही उन्मूलन हुआ, जब नदियाँ इस भाग में प्रवाहित जैसे ही हुई तो उन्होंने अपरदन करना स्टार्ट किया। अपरदन के बाद यहाँ पर क्या हुआ, अवसादों का निक्षेपण हुआ। अवसादों का निरंतर निक्षेपण होने से उस भाग में क्या हो गया, निमज्जन हो गया। निमज्जन होने के कारण जो घाटियाँ थीं वह कैनियन के रूप में परिवर्तित हो गई। आप डायग्राम के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। पहले क्या हुआ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, उत्थान हुआ या उन्मूलन हुआ। उसके बाद जब नदियाँ इस भाग में प्रवाहित हुई तो उन्होंने क्या किया, निरंतर इस भाग का कटाव किया। अपरदन हुआ, अपरदन के बाद निक्षेपण की क्रिया हुई। जैसे ही निक्षेपण की क्रिया हुई, निक्षेपण के बाद निमज्जन हुआ। निरंतर अवसादों के निक्षेपण से घाटियों का निमज्जन हुआ। उसके बाद यहाँ गहरी घाटियाँ, ठीक है, जो पहले की वी आकार की थी, बाद में यू आकार में परिवर्तित हो गई और बाद में इन्हीं घाटियों को कैनियन का रूप दे दिया गया। ठीक है, घाटी और जो कैनियन में अंतर होता है, घाटियाँ बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, लेकिन जो कैनियन होता है उनकी जो गहराई होती है और लंबाई होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अधिक मिलती है। ऐसा नहीं है कि यह सिद्धांत पूरी तरह सही है। अभी आगे इसकी आलोचना भी देखने वाले हैं कि यह सिद्धांत जो है पूरी तरह सही बैठता है, सत्य की जो सीमा है उस तक पहुंचता है, या फिर इसकी कोई आलोचना भी है, तो इसको भी देखेंगे। अब इस सिद्धांत की आलोचना भी देख लेते हैं। इस सिद्धांत के विपरीत डेविस का कथन है कि इतने कम भूगर्भिक समय में इतने बड़े पैमाने पर निर्गमन तथा निमज्जन, ठीक है, उमज्जन तथा निमज्जन संभव नहीं है। डेविस क्या कहते हैं कि इतने कम समय में कैसे किसी स्थलाकृति पर इतना उमज्जन हो सकता है और एक साथ इतना ज़्यादा अपरदन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा अपरदन नहीं किया जा सकता है नदियों द्वारा कि वहाँ पर एक कैनियन का ही निर्माण हो जाए, कि इतने गहरे कैनियन का निर्माण हो सके। दूसरे, यदि उपयुक्त क्रिया से कैनियन का निर्माण हुआ होता तो उनका विस्तार स्थल पर भी होना चाहिए था। क्या कहते हैं डेविस, अगर इतना ही नदियां अपरदन करती हैं तो वह नदियां सालों से, ठीक है, लाखों वर्षों से स्थल पर भी इसी प्रकार का अपरदन कर रही हैं, तो फिर वहां पर क्यों इतनी गहरी स्थलाकृति का निर्माण नहीं हुआ, इतने गहरे कैनियन का निर्माण क्यों नहीं हुआ। तो डेविस ने आलोचना की है इस सिद्धांत की, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसके विपरीत स्पष्टीकरण में इमरी तथा शेफर्ड ने बताया कि प्लेस्टोसीन हिमकाल के समय सागर तल में 1000 मीटर तक की गिरावट कैनियन के निर्माण के लिए आदर्श थी, परंतु 2000 से 4000 मीटर या उससे अधिक गहरे कैनियन का निर्माण इस मत के आधार पर नहीं हो सकता। शेफर्ड क्या बोलते हैं, शेफर्ड बोलते हैं कि जब प्लेस्टोसीन थ्योरी में क्या बोलते हैं, प्लेस्टोसीन काल में क्या हुआ था, 2 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्र तल में लगभग क्या हुआ था, 65 मीटर, याद रखना है, 65 मीटर का पतन हुआ, जिससे तरंगों ने इस गहराई पर अपरदन किया और फिर गर्म युग में पुनः क्या हुआ, तल अपने सामान्य माध्य को प्राप्त करता है। लेकिन इससे भी कोई बहुत अधिक गहरे कैनियन का निर्माण नहीं हो सकता है। इससे भी 1000 मीटर या उससे कम ही गहरे कैनियन का निर्माण हो सकता है, लेकिन 2000 से 4000 मीटर तक के जो कैनियन हमको देखने को मिलते हैं उनका निर्माण इस प्रकार नहीं हो सकता है। ठीक है, इस सिद्धांत की भी बहुत सी आलोचनाएं हैं। आलोचना से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कथन दिए जा सकते हैं लेकिन पूछेगा नहीं। बहुत संभव है कि कोई क्वेश्चन इस पर नहीं पूछे, केवल सिद्धांत पर ही पूछेगा कि यह सिद्धांत किसने दिया, या फिर पूछा जा सकता है पटल विरूपणी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या फिर कोई अन्य प्रकार का सिद्धांत दिया जा सकता है और स्टेटमेंट दिए जाएंगे उसके बारे में। ठीक है, देख लिया हमने डेविस इस प्रक्रिया जो कि भूगर्भिक क्रिया है उसके द्वारा निर्माण को पूरी तरह मना करते हैं कि इस प्रकार इसका निर्माण पॉसिबल नहीं है। इसकी आलोचना हमने देख ली। अब हमारा अगला सिद्धांत देख लेते हैं कि आखिर वह क्या कहता है और उसकी क्या आलोचनाएं हैं। अंतःसागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत सैलिस एवं फ्लोरेल के अनुसार सागरीय भागों में तापक्रम एवं घनत्व में भिन्नता के कारण तरंगें उठती हैं। इन तरंगों द्वारा जलमग्न तट तथा ढाल से ढीले पदार्थ सागर की ओर सरका दिए जाते हैं, जिस कारण अंतःसागरीय कंदरों का निर्माण होता है। फ्लोरेल ने कांगो नदी के मुहाने पर स्थित कांगो कैनियन का निर्माण घनत्व तरंग के कारण ही बताया है। इस सिद्धांत के विपरीत बताया जाता है कि सामान्यतः कैनियन का निर्माण जलमग्न तट के छिछले भाग पर होता है, जहां पर घनत्व तरंगों का आविर्भाव होता है, जहां पर घनत्व तरंगें नहीं होती हैं। क्या कहते हैं, सिलिसिस एवं फ्लोरेल। ठीक है, सेलिस क्या कहते हैं और फ्लोरल क्या कहते हैं, देख लेते हैं। इनका कहना है कि जो समुद्र में तापमान एवं घनत्व में परिवर्तन होता है उसके कारण तरंगें उठती हैं, जिससे
वह मग्न तट और जो मग्न ढाल का यह भाग होता है, ठीक है, मग्न तट और मग्न ढाल का जो भाग होता है उस पर निरंतर अपर्दन करती हैं, या फिर तरंगें इतनी तीव्र गति से आती हैं कि इन जो भागों के बीच जो गैप होता है उससे पूरी तरह दूसरी चट्टान को तोड़ देती हैं या फिर अलग कर देती हैं, जिसकी वजह से सागरीय कंदराओं का निर्माण होता है। लेकिन यह संभव नहीं है कि तरंग इतनी तीव्र गति से आए और किसी बड़ी चट्टान या मग्न तट या मग्न ढाल के हिस्से को तोड़ दे कि 1000 से 2000 में गहरी कैनियन का निर्माण हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो कैनियन होती हैं वह जलमग्न के छिछले भाग पर पाई जाती हैं, और जो घनत्व तरंगें होती हैं उनका क्या बोल सकते हैं, आविर्भाव, ठीक है, वह उत्पन्न नहीं होती है, जलमग्न के जो छिछले भाग पर उत्पन्न नहीं होती हैं। जबकि जो हमें सबसे ज़्यादा जो कैनियन देखने को मिलती हैं वह छिछले भाग पर ही मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, और ऐसे में वहाँ पर कैनियन का निर्माण संभव नहीं है। पंख तरंग सिद्धांत, यह तरंग भी घनत्व तरंग सिद्धांत जैसा ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं दिया गया है। इसमें भी यह बोलते हैं कि जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं वह अपने साथ एक अपार जलराशि लेकर आती हैं, और उसके द्वारा निरंतर क्या किया जाता है, अपर्दन किया जाता है, निरंतर अपर्दन होता है, जिसके कारण इस प्रकार की कंदराओं या कैनियन का निर्माण होता है। लेकिन आपको पहले पिछले सिद्धांत में बताया है कि ऐसा संभव नहीं है। पंख तरंग सिद्धांत जो है कैनियन निर्माण की व्याख्या नहीं करता है। आगे इसकी आलोचना भी देख लेते हैं, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि पंख तरंग जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है, वह कैनियन से संबंधित है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें नहीं बोली गई है। जो कि घनत्व तरंग सिद्धांत था सेम उसी पर है, उससे अलग कुछ नहीं बोला गया, तो इसकी आलोचना देख लेते हैं। बूचर ने इस सिद्धांत के विरोध में बताया कि अधिकांश पंख तरंगों की गति इतनी नहीं होती कि उनसे इतना अपर्दन हो जाए, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जलधाराओं की जो गति होती है वह इतनी अधिक नहीं होती है, वह इतने गहरे और इतने बड़े 1000 से 2000 या फिर 4000 मीटर तक कैनियन का निर्माण कर दें। क्वेनेन ने 1952 में बताया कि कैनियनों का निर्माण स्थिर भाग में नदी घाटियों के निमज्जन के कारण हुआ, तथा कुछ का निर्माण भूमि स्खलन तथा पंख तरंग द्वारा संभव हो सकता है, ठीक है। हर सिद्धांत ने अपनी अपनी व्याख्या की है, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरीके से सही नहीं है। जैसे घनत्व तरंग सिद्धांत जो बताता है वह सबसे ज़्यादा वो जो व्याख्या करता है वह कांगो बेसिन की करता है कि इस प्रकार कांगो बेसिन का निर्माण हुआ था, ठीक है, कांगो का जो कैनियन है वहाँ उसका निर्माण हुआ था। लेकिन सभी सिद्धांत केवल कुछ कुछ कैनियन के निर्माण की व्याख्या करते हैं। सभी कैनियनों का निर्माण किस प्रकार हुआ इस पर कोई सिद्धांत पूरी तरीके से खड़ा नहीं उतरता है कि इसी प्रकार कैनियन का निर्माण हुआ होगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे सिद्धांतों की आलोचना नहीं की जाती। आप देख रहे हैं जितने भी सिद्धांत अभी तक हमने पढ़े हैं, 4 सिद्धांत पढ़ लिए हैं, सभी में किसी न किसी की आलोचना की ही गई है, ठीक है। इससे यह साबित होता है कि यह सिद्धांत पूर्णतः सही नहीं है, इनमें बहुत सी कमियां हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वह है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो कि मानता है कि भ्रंशन के कारण, ठीक है, जब हमारे जो सतह है, जो हमारी भूपटपट्टी है, उसके नीचे जो लावा का प्रवाह होता है, जो हमारे प्लेटों में संचलन होता है, उसके कारण क्या होता है, भ्रंशन होता है, भूकंप ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं, जो भ्रंशन के कारण ऐसी कैनियन का निर्माण होता है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो मानता है वह किस बात को मान्यता देता है, वह इस बात को मान्यता देता है कि इन कैनियनों का निर्माण किस चीज़ के कारण हुआ, वह हुआ है भ्रंशन के कारण। क्योंकि जब भूपटपट्टी के नीचे जो लावा का प्रवाह होता है तो उसके कारण हमारी जो प्लेटें हैं वह एक दूसरे से दूर जाती हैं और एक दूसरे से पास भी आते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, इसे अभिसरण बोला जाता है और अपसरण बोला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कैनियन का निर्माण होता है, ठीक है। अभी देखेंगे, आगे विस्तार से पढ़ेंगे इसको भी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जब पढ़ेंगे ना तो उसमें बताएगा वो कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार हुआ, किस प्रकार हमारे कटकों का निर्माण हुआ, किस प्रकार द्वीपों का निर्माण हुआ, हर एक चीज़ मैं आपको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बताने वाला हूँ, इसलिए इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। आगे इसी टॉपिक को जितने आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर उनका निर्माण कैसे हुआ वह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ और उससे बस लिंक करते हुए चल रहा हूँ कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में इसको पढ़ने वाले हैं। क्योंकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, ठीक है, मील का पत्थर जो कि जिसे बोला जाता है, जो कि एक बहुत बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। तो ऐसा ही एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, उसको हम पढ़ेंगे आगे चलकर। उसमें हर एक जो हमारी टोपोग्राफी है, उच्चावच है, उसकी विस्तृत तरीके से व्याख्या की गई है।
आप देखेंगे, आप आगे जब आप पर्वत निर्माण का सिद्धांत पढ़ेंगे, जब आप पर्वतों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बहुत से कुछ सिद्धांत आने वाले हैं, तो वह बताते हैं कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार हुआ। लेकिन जो आखिरी में जिस सिद्धांत ने सिद्ध किया वह कौन सा था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, आगे जो कहानी जाकर रुक जाती है वह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर ही जाकर रुकती है, इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखिए। आगे इन सब का निर्माण कैसे हुआ प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में, वह विस्तार से आने वाला है। अभी इन सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इनके नाम इम्पोर्टेंट हैं। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वह है उच्चतादर्शी वक्र या हिप्सोमेट्रिक कर्व। इस पर जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वह यही पूछा गया है कि उच्चतादर्शी जो वक्र होता है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, किसका मेज़रमेंट किया जाता है इससे। तो आगे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विद्वान द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो उनका नेम याद रखना है अपन को, कोशिना। नेम थोड़ा अलग लग रहा है, डिफरेंट है, फिर भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। देख लेते हैं तो उच्चतादर्शी वक्र क्या होता है और इसका यूज़ किसका मेज़रमेंट करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले कोशिना नामक विद्वान ने 1921 में समुद्र तल को आधार मानकर भूभागों के लिए उच्चतादर्शी वक्र का निर्माण किया। पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि उच्चतादर्शी वक्र का निर्माण किसने किया था। तो उसका सही आंसर क्या होगा? कोशिना। परंतु शेवर डरप ने नवीनतम आंकड़ों के आधार पर महाद्वीपों एवं महासागरों के लिए उच्चतादर्शी वक्र का प्रतिपादन किया। ठीक है, वक्र का निर्माण जो किया था वो किया था कोशिना ने, लेकिन उसमें जो संशोधन किया था वह किसने किया था? वो थे शेवर डरप। नेम याद रखना है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई एवं अवनमन को मापने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। समुद्र तल को आधार मानकर पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई एवं अवनमन को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नोट कर लीजिए, ऐसा डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि किस लिए इसका यूज़ किया जाता है और ऑप्शन में यही दिया जाएगा। और देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट और हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। उच्चतादर्शी वक्र का उद्देश्य महाद्वीपीय एवं महासागरीय क्रस्ट के औसत वितरण, औसत ऊंचाई व गहराई तथा महासागरीय नितल की प्राथमिक संरचनाओं को प्रदर्शित करना है। क्या उद्देश्य इसका? महाद्वीपीय महासागरीय क्रस्ट के औसत वितरण, औसत ऊंचाई व गहराई और महासागरीय नितल की जो प्राथमिक संरचनाएं होती हैं उनको प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, यह एक डबल स्क्वायर्ड ग्राफ होता है। डबल स्क्वायर्ड ग्राफ कैसे? यह क्योंकि ऊंचाई को भी और गहराई को दोनों को दर्शाता है, इसलिए इसे डबल स्क्वायर्ड ग्राफ बोला जाता है, जो समुद्र तल के ऊपरी महाद्वीपों की औसत ऊंचाई के साथ वितरण एवं महासागरीय क्रस्ट की उच्चावची दशा एवं गहराई के साथ वितरण को प्रदर्शित करता है। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्क्वायर्ड ग्राफ होता है। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यह हमें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है। उच्चतादर्शी वक्र देख लेते हैं, यह क्या जानकारी प्रदान करता है। पहला, पृथ्वी की सतह का लगभग 90% भाग महाद्वीपों से तथा शेष भाग महासागरों से बना है। पृथ्वी की सतह महाद्वीपों के लगभग 20% की ऊंचाई 1 किलोमीटर है तथा शेष 9% की ऊंचाई 1 किलोमीटर से अधिक है। यहाँ पर जो प्रश्न बन सकता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि उच्चतादर्शी वक्र निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, या फिर उच्चतादर्शी वक्र का नेम नहीं देकर केवल सिंपल से यह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 3 से 4 यह फैक्ट दिए जाएंगे और फिर पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया है। बार बार बोल रहा हूँ, जो प्रश्न जहाँ जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्न पूछा गया है या नहीं, क्योंकि मैंने सारे पेपर का एनालिसिस किया है। ठीक है, और उसके बाद जो प्रश्न बन सकता है आगे फ्यूचर में जो पेपर में आ सकता है वह भी मैं आपको बताता हूं। जो प्रश्न बताता हूं उसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से पूछा जाना है। मैदानी क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों का कितना परसेंट है? लगभग 41%। इनका अवरोही क्रम पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिए, अवरोही क्रम अब पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि उच्चतादर्शी वक्र क्या प्रदर्शित करता है। बार बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन अब जो प्रश्न पूछा जाएगा इनका अवरोही क्रम पूछा जाएगा। ठीक है, मैदानी क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्र का 41% है। उसके बाद जो हमारा सेकंड आता है, क्या आता है? पठार आता है। ठीक है, पठार 33% है। और उसके बाद शेष जो यहाँ पर जो पूछा जाएगा, उसके बाद पर्वत आते हैं। ठीक है, मैदान कितना है? 41%, पठार कितना है? 33% और पर्वत 26%। क्रम याद रखना है। प्लेन है, फिर उसके बाद क्या है? प्लेटू, फिर
माउंटेन, पीपीएम कर लीजिएगा। पीपीएम इस प्रकार के वेक्टर को बना लीजिए। पीपीएम अवरोही क्रम ही पूछा जाएगा अब एग्जाम में। पृथ्वी की सतह का लगभग 8.5% भाग समुद्र तल से लगभग 1 किलोमीटर नीचे है तथा शेष की गहराई 1 किलोमीटर से अधिक है। अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं। देख सकते हैं ये है उच्चतादर्शी वक्र, जिसमें क्षैतिज रेखा पर क्या दर्शाया जाता है, इसमें दर्शाया जाता है अर्थ का जो सरफेस होता है उसे परसेंटेज में दर्शाया जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर एक्सिस होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, उस पर गहराई को किलोमीटर में दर्शाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, गहराई को किलोमीटर में दर्शाया जाता है ऊर्ध्वाधर या लंबवत अक्ष पर, और जो क्षैतिज अक्ष होता है उस पर अर्थ सरफेस को दर्शाया जाता है परसेंटेज में। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाएगा सिंपल सा कि यूज़ क्या किया जाता है। यूज़ पर जो अनुप्रयोग पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसी पर क्वेश्चन पूछा गया है, और 2-3 टाइप के मैंने भी आपको जो क्वेश्चन बता दिए हैं। विद्वान पर क्रम पूछा जा सकता है, और जो सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है वह किस पर बन सकता है, अवरोही क्रम। और एक और जो क्वेश्चन बन सकता है वह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 4 से 5 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और उनसे संबंधित कुछ डाटा दिया जाएगा। बस इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसके अलावा और अन्य कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर अभी तक आपने तपोभूमि एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका नोट्स मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। ठीक है, वहीं पर इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और तपोभूमि एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रखिए। पूरा यूजीसी नेट भूगोल विषय का संपूर्ण सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और इसके कंप्लीट नोट्स भी दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, और टेस्ट भी इसके दिए जाएंगे। ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस जो सेट होंगे, टेस्ट होंगे, वह भी आपको दिए जाएंगे जैसे जैसे यूनिट हमारी कंप्लीट होती चलेंगी। आज की क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने देखी कैनियन और उच्चतादर्शी वक्र, इसके साथ ही हमारा समुद्री नितल का उच्चावच जो टॉपिक है, ठीक है, उस आधा लगभग कंप्लीट हुआ है, आधा हुआ है, फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि समुद्री नितल के उच्चावच में हमने जो सभी संरचनाएं थी, जो स्थलाकृति थी, जो उच्चावच थे, वह तो देख लिए हैं। लेकिन अब जो मेन यहाँ से स्टार्ट होता है समुद्री नितल के उच्चावच में, हम देखेंगे विभिन्न महासागरों के जो उच्चावच होते हैं, चाहे वह प्रशांत के हों, ठीक है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, उसके बाद आर्कटिक, चारों को देखेंगे। ठीक है, 5 होते हैं लेकिन 4 ही महत्वपूर्ण है। 4 पर ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि बेरिंग जल संधि किन 2 प्लेस के बीच है। ठीक है, किन 2 प्लेस को जोड़ता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। देखेंगे कहाँ कौन से कटक हैं, द्वीप देखेंगे, खाड़ियाँ देखेंगे, बेसिन देखेंगे, सीमांत सागर देखेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अब। तो कल से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वह होगा विश्व के प्रमुख महासागर। उसमें हर एक महासागर को लेकर, चाहे वह प्रशांत हो, अटलांटिक हो, इंडियन हो या फिर आर्कटिक हो, उन सभी के हम उच्चावच को देखेंगे एक एक करके क्रम में। ठीक है, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।